बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, माइटोसिस को पढ़ रहे थे, अब उससे नेक्स्ट हम मूव करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के माइटोसिस की अहमियत क्या है या माइटोसिस कौन कौन से काम हो रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो इनको वन बाय वन देखेंगे। ये भी अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारे पास है ग्रोथ। ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है? इंक्रीज इन साइज। अब ये जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज के अंदर इजाफा होना, ये किस वजह से है? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। जब हमारे बॉडी के अंदर नंबर ऑफ सेल्स के अंदर इजाफा होता है तो उसकी वजह से ही हमारे बॉडी का जो साइज है वो भी इंक्रीज करेगा। अब ये जो नंबर ऑफ सेल्स के अंदर इजाफा होना या इंक्रीज होना, फिर इसकी वजह से साइज इंक्रीज होना, इट इज ऑल ड्यू टू माइटोसिस। तो अगर ये माइटोसिस नहीं होगी तो हमारी बॉडी की ग्रोथ भी नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रोथ होने में माइटोसिस का बड़ा अहम रोल होता है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेल रिप्लेसमेंट। अब सेल रिप्लेसमेंट में क्या है? हमारे बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों के बहुत सारे सेल ऐसे होते हैं जो कि डाई करते रहते हैं, मतलब वो उनकी डेथ होती रहती है। जैसे कि हमारे पास आ जाएंगे रेड ब्लड सेल्स आ जाएंगे, फिर इसी तरह से हमारी स्किन के सेल्स आ जाएंगे, या इसी तरह से हमारी इंटेस्टाइन के सेल आ जाएंगे। अब ये सेल, जैसे कि हमने पहले भी मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है कि ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं अमूमन इनकी जो एज है या लाइफ स्पैन होता है 120 डेज का होता है, 120 दिन, 4 माह जिसे हम कहते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिकली इनकी डेथ हो जाती है और इनकी जगह पर नए सेल्स आ जाते हैं। अब ये जो नए सेल्स यहाँ पर आ रहे होते हैं, ये किस तरह से बन रहे होते हैं या कौन बना रहा होता है? ये माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू हमारे पास बन रहे होते हैं। फिर इसी तरह से जो स्किन है उसके जैसे हमें चोट लगती है वैसे नॉर्मली क्या होते रहते हैं? सेल उतरते रहते हैं, उनकी जगह पर नए सेल जो आते हैं वो भी माइटोसिस बना रहा होता है। फिर इस तरह से जो इंटेस्टाइन है, जब इसके अंदर से खुराक गुजरती है या जो भी हम खाते हैं वो गुजरेगा तो इंटेस्टाइन की जो अंदर वाले हिस्से हैं, जो दीवारें हैं, वहां से भी सेल्स उतरते रहते हैं और नए सेल्स बनते रहते हैं। जो नए सेल्स बना रहा है वो कौन से प्रोसेस के थ्रू बन रहे होते हैं? माइटोसिस के थ्रू बन रहे होते हैं। तो इन बहुत सारे सेल जो डाई करते हैं उनकी जगह पर फिर नए सेल उनकी जगह को रिप्लेस करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेल रिप्लेसमेंट। तो सेल रिप्लेसमेंट के अंदर भी माइटोसिस का बड़ा अहम रोल होता है। फिर नेक्स्ट सिग्निफिकेंस में आ जाएगा रीजनरेशन। अब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं वो अपने बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट करते रहते हैं। जैसे कि ये हमारे पास स्टारफिश मैंने इधर बनाई है और ये इसकी जो चार आपको नजर आ रही हैं, ये इसकी आर्म्स हैं, बाजू हैं इसके। अगर इनमें से कोई एक आर्म किसी इंजरी की वजह से उतर जाए या अलग हो जाए तो अब यहाँ पर क्या होता है? ये दोबारा से इसके अंदर ये सलाहियत है कि ये अपने इस खोए हुए हिस्से को दोबारा से हासिल कर सकता है और ये जो खोया हुआ इसका हिस्सा है दोबारा से रीजनरेट हो सकता है। अब ये जो वो सेल जिन्होंने यहाँ पर रीजनरेट किया है तो ये कौन से प्रोसेस के थ्रू रीजनरेट हुए हैं? माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू रीजनरेट हुए हैं। तो इसके अंदर ये भी कहा जाता है जैसे कि ये एक हिस्सा जो अलग हुआ है इसके अंदर ये सलाहियत होती है कि ये आगे चल के पूरी स्टारफिश को भी बना सकता है थ्रू माइटोसिस। तो ये हमारे पास रीजनरेशन। इस तरह से जैसे हमारे ये नाखून हैं ये उतर जाते हैं या हम उतार देते हैं तो फिर नए दोबारा से आ जाते हैं। अब ये कैसे बनते हैं? थ्रू माइटोसिस। हमारे बाल हैं, हम कटिंग करवाते हैं तो दोबारा से आ जाते हैं, फिर हम दोबारा से कटिंग। अब ये जो नए बाल हैं ये कैसे आ रहे हैं? थ्रू माइटोसिस। इसी तरह से हमारी स्किन कई दफा किसी इंजरी की वजह से उतर जाती है तो नीचे से नई स्किन निकल आती है, तो ये भी कौन से प्रोसेस के थ्रू आ रहे होते हैं? माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू। इसी सारी हमारे पास एग्जांपल्स आ जाएंगे रीजनरेशन की। फिर हमारे पास नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसको भी हम माइटोसिस का ही नाम देते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो क्या किसकी है? हाइड्रा की। ये हमारे पास हाइड्रा का स्ट्रक्चर है। ये जो आपको नजर आ रहे हैं इसके टेंटिकल्स हैं और ये इसके ऊपर क्या होती है? इसकी बड होती है।
तो ये जो बर्ड है आहिस्ता आहिस्ता से ग्रो करती रहती है, फिर एक टाइम आता है कि ये बर्ड जब बहुत बड़ी हो जाती है या ज़्यादा थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो ये क्या हो जाती है, इससे अलग हो जाती है। अब जैसे ही ये इससे अलग होगी, अब इसके अंदर ये सलाहियत होती है कि ये इसके अपने अंदर माइटोसिस का प्रोसेस करवाएगी और इस तरह से ये जो हमारे पास बर्ड थी अब दोबारा से हमारे पास क्या बन चुका है, ये न्यू हाइड्रा बन जाएगी। अब ये इसके अंदर ये सलाहियत है कि ये छोटी सी पहले बर्ड जो थी आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हुई ड्यू टू माइटोसिस, और फिर एक टाइम आया ये इससे उतर जाएगी, बर्ड ऑफ हो जाएगी और ये फिर एक हाइड्रा बनना शुरू कर देगा। और ये सारा प्रोसेस किस वजह से होगा, या बर्ड एक मुकम्मल हाइड्रा के अंदर कैसे कन्वर्ट होगी, ड्यू टू माइटोसिस। तो डियर स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास सिग्निफिकेंस। अब इसके बाद एक और बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है, ये है एरर्स इन माइटोसिस। अब एरर्स का मतलब क्या होता है, खराबी आ जाना, कहाँ पर, माइटोसिस के अंदर। तो हम कहेंगे कि इसके अंदर जो माइटोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है उसमें किसी ना किसी जगह पर रोंग हो जाता है, वो गलती आ जाती है उसके अंदर। इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल है एनाफेज की। एनाफेज को हम पीछे पढ़ के आए हैं माइटोसिस में। उसमें हमने कहा था कि जब एनाफेज होती है तो ये स्पिंडल फाइबर क्रोमेटिन को पकड़ के क्या करती हैं, खींचती हैं अपने अपने पोल्स की जानब, और ये जो पहले क्रोमेटिड्स सिस्टर क्रोमेटिड्स पेयर बनी होती है उनको ये क्या कर देंगी, अलग कर देंगी। अब यहाँ पर एक प्रोसेस होता है जिसको हम डिसजंक्शन का नाम देते हैं। अब ये जो डिसजंक्शन है, डिसजंक्शन कहते हैं अलग होने को, और यहाँ पर फिर एक प्रोसेस हो जाता है, इसको हम नाम देते हैं नॉन डिसजंक्शन का हम नाम देंगे। नॉन डिसजंक्शन का मतलब ये जो इसने डिसजंक्शन करनी थी, अलग अलग होना था, वो सही तरह से डिसजंक्शन नहीं हुई। जैसे कि इसके अंदर अभी होना ये था नॉर्मली कि एक क्रोमेटिड इधर उतर के साइड पे चला जाता था और दूसरा क्रोमेटिड जो था वो दूसरी साइड पे चला जाता था। इसी तरह से इस साइड के ऊपर क्रोमेटिड उतरेगा और आधा जो था वो दूसरी तरफ चला जाता है। अब कई दफा क्या होता है, ये जो डिसजंक्शन है ये प्रॉपर नहीं होती, ये नॉन डिसजंक्शन हो जाती है। जैसे कि हम कहें कि एक ही साइड के ऊपर दोनों के दोनों क्रोमेटिड्स उतर जाते हैं, दूसरी साइड के ऊपर कोई भी क्रोमेटिड्स नहीं जाता। तो अब यहाँ पर क्या आ गया, इशू बन गया। बाकी सारे देखें नॉर्मल है, लेकिन ये वाली जो स्पिंडल फाइबर है इसने दोनों के दोनों क्रोमेटिड्स ही अपनी तरफ लेगी, इस पोल की तरफ, जबकि इस पोल की तरफ हमारे पास कोई भी क्रोमेटिड्स मूव नहीं करेगा। अब इससे क्या होगा, अब हमने पढ़ा था कि ये जो है इसने आगे चल के एक सेल बन जाना है, फिर इसी तरह से इसने आगे चल के एक सेल बन जाना है। अब जो ये वाला हमारे पास सेल था माइटोसिस के अंदर, इसके अंदर थे नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46। अब क्या होगा, ये इससे जो आगे नया डॉटर सेल बनेगा इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 नहीं होंगे, बल्कि कितने हो जाएंगे, 47। क्यों, क्योंकि इसके पास एक क्रोमेटिड्स क्या आ गया है, एक्स्ट्रा आ गया, वो जाना किधर था, इधर। अब इसी तरह से इधर से क्योंकि एक क्रोमेटिड कम हो गया तो नॉर्मली कितने होते हैं, 46, तो एक माइनस करें तो पीछे कितने रह गए, 45। तो इस सेल के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, कम। अब इस तरह से ये दोनों सेल्स क्या हो गए, एबनॉर्मल सेल्स बन गए। तो इनके अंदर क्यों एबनॉर्मल सेल्स बने, क्योंकि इनके अंदर एनाफेज के दौरान एरर आ गया, मतलब माइटोसिस के दौरान एरर गया, जिसकी वजह से दोनों डॉटर सेल्स ही क्या बन गए, एबनॉर्मल बन गए। एक के अंदर एक क्रोमोसोम ज्यादा है, इसी तरह से एक के अंदर एक क्रोमोसोम क्या है, कम है, तो दोनों ही नॉर्मल नहीं है। अच्छा, फिर इसकी एक एग्जांपल और है, इसमें हमारे पास है ट्यूमर। ट्यूमर की जरा डेफिनेशन को पहले समझ लेते हैं। ट्यूमर इज अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। इसमें जो सेल डिवीजन हो रही होती है वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है। मतलब एक तो होता है ना कि नॉर्मल एक आप कह लें कि कंटिन्यू, या आप कह लें कि एक जितना ड्यूरेशन होता है उतना ड्यूरेशन पूरा करने के बाद सेल क्या करे, अपने आप को डिवाइड। जैसे हमने अभी बात की रेड ब्लड सेल की, 120 डेज के बाद ये क्या करते हैं, नए सेल्स आ जाते हैं और पुराने। अब इसमें क्या हो, जो न्यू सेल्स हैं वो पहले ही डिवाइड होना शुरू हो जाए, अपने टाइम से, मुकर्रर टाइम से भी पहले। और फिर ये जो डिवीजन है या सेल डिवीजन जो है ये भी अनकंट्रोल हो, मतलब उसको कंट्रोल भी ना किया जा सके। तो इसमें हम कहेंगे जो सेल डिवीजन है बेसिकली उसको हम क्या बोलते हैं, सेल का डिवाइड होना माइटोसिस कहलाता है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं माइटोसिस क्या हो जाए, अनकंट्रोल्ड हो जाए। अब अनकंट्रोल्ड क्यों होती है, हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट जीन्स होते हैं। कुछ जीन्स, एक जीन ऐसा होता है जो कि माइटोसिस को कंट्रोल कर रहा होता है, कि उसने एक तरतीब बनाई होती है या कुदरत ने, अल्लाह ताला ने, कि इंफॉर्मेशन उसके अंदर कोडिंग की होती है कि इतनी देर के बाद ये सेल
डिवाइड करेगा। तो इस जीन्स के अंदर क्या हो जाती है, म्यूटेशन हो जाती है। अब म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन होता है चेंज हो जाना, जीन्स के अंदर कोई तब्दीली आ जाना, कोई गड़बड़ हो जाना। जो नॉर्मल उसका काम होगा उसके अंदर थोड़ा सा मसला आ जाएगा या जीन के अंदर कोई खराबी आ जाएगी, जिसको हम क्या नाम देंगे, म्यूटेशन, जिसकी वजह से ये जीन जिसने माइटोसिस को कंट्रोल करना था वो उसको कंट्रोल करने की बजाय उसको क्या करता जा रहा है, अनकंट्रोल्ड हो गया है, वो उसके कंट्रोल में नहीं रहा, क्योंकि उसका जीन्स के अंदर क्या हो गई है, तब्दीली आ गई, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो इस कंडीशन को, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर्स का नाम देते हैं। इसी को ही हम कैंसर का नाम भी देते हैं। अच्छा, अब ये जो ट्यूमर्स हैं ये दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास आ जाएगा बिनाइन ट्यूमर और दूसरा हमारे पास होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। वन बाय वन दोनों को देखते हैं। जो बिनाइन ट्यूमर है ये जिस जगह पर प्रोड्यूस होगा ट्यूमर, ये उसी जगह पर ही रहेगा, तो ये अपनी ओरिजिनल लोकेशन के ऊपर ही रहेगा, वहां से आगे पीछे मूव नहीं करेगा। इसके लिए ये मैंने एक टिश्यू बनाया हुआ है, और टिश्यू जो आपको पता है किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बनते हैं। तो ये इसके अंदर मैंने काफी सारे सेल्स बनाए हैं। हम फर्ज कर लेते हैं ये वाला जो सेल है इसके अंदर क्या हो गया है, ट्यूमर, लेकिन ये इधर ही मौजूद है, ये जो ट्यूमर है आगे नहीं फैला, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, बिनाइन ट्यूमर, के वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन के ऊपर ही रहा। अच्छा, फिर दूसरी जो कंडीशन है इसमें क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर। इसमें जो ट्यूमर होता है वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन से आगे वाले सेल्स को भी क्या करना शुरू कर देता है, फैलना शुरू हो जाएगा और दूसरे सेल्स को भी मुतासर करना शुरू कर देगा। तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, आपकी बुक में माइग्रेट लिखा है तो हम इसको माइग्रेट ही कह लेते हैं। तो ये माइग्रेट कर जाएगा, ये जो ट्यूमर है, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से या लोकेशन से मूव कर जाएगा। तो जब ये मूव करेगा, जैसे कि मैं कहता हूं कि यहाँ पर हमारे पास ये ट्यूमर था, अब ये यहाँ से आगे दूसरे सेल के अंदर चला जाएगा, दूसरे से आगे तीसरे सेल में, फिर इस तरह से आगे चौथे में, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ये आपके सेल्स के अंदर क्या होना शुरू हो जाएगा, फैलना शुरू हो जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता आपके पूरे के पूरे टिश्यू को ये खराब करना शुरू कर देगा। पर पहले एक टिश्यू खराब होगा, फिर वहां से आगे दूसरे टिश्यू में ये ट्रांसफर हो जाएगा, उसको भी खराब करना शुरू कर देगा। अब ये वाला जो प्रोसेस है जिसमें ट्यूमर जो है वो फैली जा रहा है, या इसको हम कह लें ट्यूमर बेसिकली क्या है, कैंसर है। तो कैंसर जो है ये फैली जा रहा है, तो इसको फिर हम एक और नाम का भी नाम देते हैं। इसका नाम क्या है, मेटास्टेसिस का हम इसको नाम देंगे। तो इसको हम ये भी कहते हैं स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज। मेटास्टेसिस क्या है कि डिजीज का आगे से आगे फैली जाना। डिजीज क्या है, ट्यूमर। ट्यूमर ये एक सेल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, आगे से आगे बाकी सारे पूरे पूरे टिश्यू को मुंतकिल हो रही है, या आगे से आगे सारे सेल्स को नुकसान पहुंचा रही है। तो इस चीज को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। और इस तरह के ट्यूमर को जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहे और माइग्रेट करता रहे, इस तरह के ट्यूमर्स को हम मैलिग्नेंट ट्यूमर का नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट 200 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद हैं, जो कि हमारी बॉडी के सारे मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप ज़रा सोचेंगे अगर किसी एक के अंदर कोई इशू हो जाएगा या एरर आ जाएगा तो कितना बड़ा इशू है, और भी आगे से आगे फैलना शुरू हो जाएगा। आपने अक्सर सुना होगा कि कैंसर जो है इस पेशेंट के पास इतनी उम्र है या इतने दिन इसके पास रह गए हैं, इसके बाद इसकी डेथ हो जाएगी। अब ये डॉक्टर को कैसे पता चलता है, बेसिकली वो देख रहे होते हैं कि ये जो कैंसर है या ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर ये कितनी तेजी के साथ फैल रहा है, तो वो उससे एक अंदाजा लगा लेते हैं कि इतने दिनों के बाद ये पूरा आपकी बॉडी को अपने इन्हिसार में ले लेगा और पूरी बॉडी को डैमेज करेगा, तो उसके बाद इंसान की डेथ हो जाएगी। जब सारे के सारे सेल्स ही कैंसर ज़्यादा हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, तो उससे वो अंदाज़ा लगाते हैं कि इस पेशेंट के पास इतनी दिन या इतने इसकी उम्र रह गई है, उसके बाद इसकी डेथ हो जाएगी, और ये मोस्टली एंड वाली स्टेजेस के ऊपर होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये थे जी आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। हमारे चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।